ओ देश में तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा मैं तेरा परिंदा। तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्केपी यानी साइंस की पढ़ाई में। दोस्तों मैं हूं रोहन और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्केपी यानी साइंस की पढ़ाई। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे यूरोप में राष्ट्रवाद। तो दोस्तों इसको पहले मैंने आपको एक सॉन्ग सुनाया, सॉन्ग सुन के आपको जो देश के प्रति फीलिंग हुई, जो देशभक्ति मन में जागी, उसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे, जिसको बोलते हैं राष्ट्रवाद। दोस्तों राष्ट्रवाद की परिभाषा तो आप समझ ही चुके होंगे, लेकिन जो नहीं समझे उनके लिए परिभाषा बोल देते हैं। राष्ट्रवाद का मतलब देश के प्रति प्रेम और भावना या एक ऐसी विचारधारा जो लोगों को एकजुट करती हो, देश के प्रति एकजुट करती हो, उसे क्या बोलते हैं? राष्ट्रवाद बोलते हैं। जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितने भी धर्म के लोग हैं, देश की बात आती है तो वो सब एकजुट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? एकजुट। तो लोगों का एक मत होना ही क्या कहलाता है? देश के प्रति एक मत होकर देश के प्रति प्रेम की भावना राष्ट्रवाद कहलाती है। तो दोस्तों अगर जो आप भी हिस्ट्री में अच्छे मार्क्स गेन करना चाहते हैं तो बने रहिए वीडियो में। और दोस्तों अगर जो नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोगों ने राष्ट्रवाद के बारे में जान लिया कि राष्ट्रवाद क्या होता है, देश के प्रति प्रेम और भावना, आप अपने देश से कितना प्यार करते हैं वही राष्ट्रवाद है। आप अपने राष्ट्र से, आप अपने नेशन से प्यार करते हैं। सो फ्रेंड्स चलिए राष्ट्रवाद के बारे में हमने जान लिया। अब राष्ट्रवाद, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान और प्रतीक, इसको मैंने क्यों लिखा है? राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने वाली ये चीजें राष्ट्रवाद को क्या करती हैं? ये बढ़ावा देती हैं। जैसे कि राष्ट्रगान, और जो आप राष्ट्रगान सुनते हैं तो आपको देश के प्रति फीलिंग आती है, आप देश के प्रति मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। किस कोई भी अगर जो देश के प्रति गाना रहता है, जैसे मैंने सुनाया शुरू में, या वैसे कई सॉन्ग ऐसे हैं जिसको सुन के आपके शरीर में फुर्ती आती है देश के प्रति, आप तो उसी क्या बोलते हैं? उसी प्रेम की भावना को राष्ट्रवाद बोलते हैं। तो राष्ट्रवाद को ये बढ़ाने वाली चीजें हैं, जैसे कि राष्ट्रवाद की फीलिंग को बढ़ाने वाली या राष्ट्रवाद एक मत करने वाली, जैसे राष्ट्रगान, राष्ट्रीय ध्वज, प्रतीक, इन्हीं सभी चीजों का प्रयोग कर क्या होता है? राष्ट्रवाद को और बढ़ावा दिया जाता है। या पुरानी चीजों को दिखाकर, जैसे कि पुराने जो गलत हुआ रहता है तो उसको दिखाकर देश को क्या किया जाता है? प्रेरित, यानी कि कोई क्रांतिकारी या कोई सेना में हो और जो शहीद हो जाए और जो उसका वर्णन करते हैं तो शरीर में क्या आता है? देश के प्रति जोश आता है, उसे राष्ट्रवाद कहते हैं। तो दोस्तों आपने राष्ट्रवाद के बारे में जान लिया। अब हम बात करेंगे यूरोप में राष्ट्रवाद की। यूरोप क्या है, यूरोप में क्या राष्ट्रवाद है? दोस्तों आप बहुत से बच्चे इस चैप्टर में कंफ्यूज आते हैं, लेकिन यूरोप में राष्ट्रवाद से अभिप्राय यह है कि एक यूरोप पूरा कंटिनेंट है, यानी कि क्या बोलते हैं उसको? महाद्वीप है। एक यूरोप पूरा महाद्वीप है और उसमें कई सारे देश हैं। उस पूरे देश में राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना जग गई थी। अब आप सुनेंगे कि वहाँ वो तो पहले से देश थे, तो दोस्तों ऐसा नहीं था। वहाँ पहले राजाओं का शासन चलता था, राजाओं का, और फिर बाद में तब लोगों ने, पहले राजा को ही सब समझते थे, लेकिन फिर बाद में तब लोगों ने राष्ट्र के प्रति क्या किया? अपने आप को समर्पित किया। तो दोस्तों यूरोप में राष्ट्रवाद यानी यूरोप कंटिनेंट में राष्ट्रवाद के बारे में हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों चलिए इसके बारे में जान लेते हैं कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ, क्या है राष्ट्रवाद यूरोप में। तो दोस्तों आपने एक नाम सुना होगा फ्रांस का। राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति यूरोप में कहाँ हुई थी? फ्रांस में। और इस राष्ट्रवाद के कारण ही जितने भी राजाओं थे उन लोगों को हटाया गया, वहाँ पे लोकतंत्र लागू किया गया। क्योंकि पहले के जो लोग थे वो राजा से प्रेम करते थे, वो अपने राष्ट्र से प्रेम नहीं करते थे। जैसे मान लीजिए कि मैं राजा हूँ, एक सपोज कीजिए, या कोई भी राजा हो, तो लोग उसकी बातों को मानते थे। जितना आज देश को इम्पोर्टेंस लोग देते हैं उतना उस समय राजाओं को देते थे। तो क्या हुआ कि एक राजा था लुई 16वां, कितने सन को आप बताइए कितने सन में वो था? 1789 में। तो दोस्तों उस राजा ने इतनी गलतियां की थी, यानी उससे प्रजा क्या हो चुकी थी? परेशान हो चुकी थी। पहले तो लोग राजाओं को बहुत ज्यादा मानते थे, लेकिन वो वहाँ की जनता क्या हो चुकी थी? परेशान हो चुकी थी। तो उसने क्रांति की, आपने जानना होगा, फ्रांस की क्रांति पढ़ी है क्लास 9 में। तो उस क्रांति के दौरान क्या किया? उसको हटा दिया गया, राजा के पद से हटा दिया गया। तो जब वहाँ के लोग में हटाया, जब फ्रांस के लोगों ने हटाया, यानी पहली व्यक्ति जब फ्रांस में जब राष्ट्र बना, तो और सब जो अगल बगल के देश थे उन्होंने सोचा कि फ्रांस तो अपने आप को आज़ाद कर लिया, यानी कि राजा को हटा दिया, काश हम लोग भी ऐसे करते। तो
क्या थी, एक लोगों की भावना बन गई थी, लोगों की ये भावना बन गई थी। तो यूरोप में राष्ट्रवाद का साफ साफ मतलब कि यूरोप के पूरे देशों में राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना जग गई थी। जहाँ तक कि पहले लोग किससे प्यार करते थे, पहले लोग राजा की बात मानते थे, फिर बाद में राष्ट्र के प्रति क्या हुए, लोग आकर्षित हुए, यानी राष्ट्र के तरफ आकर्षित होने लगे। तो दोस्तों यही राष्ट्रवाद है, यूरोप में राष्ट्रवाद यही हुआ कि यूरोप में राष्ट्रवाद है, यानी पूरे लोगों में के दिलो दिमाग में राष्ट्र के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना जगी। जब फ्रांस की क्रांति लोगों ने देखी तो उन लोगों में के मन में भी क्या हुई, मतलब कि अपने देश के प्रति प्रेम की भावना जगी। तब लोग समझे कि राजा तो आते जाते रहेंगे लेकिन अपना देश पहले होगा। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं यूरोप में राष्ट्रवाद को। अब हम बात करते हैं फ्रांसीसी क्रांति जो 1789 में हुई। फ्रांसीसी क्रांति बिल्कुल इसी से रिलेटेड है कि फ्रांसीसी क्रांति से क्या क्या बदलाव हुए, मतलब हम लोगों के देश में क्या क्या चेंजिंग हुआ, मतलब हम लोगों के देश में भी चेंजिंग हुआ उससे, और यूरोप के कंटिनेंट में भी। अगर जो वहाँ पे कोई आज़ादी के लिए न लड़ा होता, कोई क्रांति नहीं किया होता, तो हम लोगों के क्या पता, हम लोग के यहाँ जो क्रांतिकारी थे उनके दिमाग में आता कि हाँ हमें भी अपने देश को आज़ाद कराना चाहिए। तो दोस्तों पहली अभिव्यक्ति राष्ट्रवाद की फ्रांस हुई, इसीलिए हम फ्रांसीसी क्रांति को विश्व के इतिहास में पढ़ते हैं। फ्रांसीसी क्रांति 1789। तो दोस्तों उस समय था लुई 16वां, उसने इतनी सारी गलतियाँ थी कि फ्रांस के जो लोग थे वो उससे तंग आकर उसको क्या किए, वहाँ पे प्रजातंत्र लागू किए, यानी कि प्रजा का तंत्र, जो जैसे कि एक राजतंत्र होता है जो यहाँ पे राजा रहता है, प्रजातंत्र या लोकतंत्र उसी को बोलते हैं। तो उसने क्या किया, लोकतंत्र स्थापित किया। तो जब फ्रांस में लोकतंत्र स्थापित हुआ तो फिर उसी से मोटिवेशन लेके यूरोप के सभी कंटिनेंटों में जो सभी देश थे वहाँ पे उन लोगों के मन में विचार में देश के प्रति प्रेम की भावना जगी, उसी को राष्ट्रवाद बोलते हैं। तो दोस्तों आप इन हेडिंगों को नोट कर सकते हैं और आप वीडियो को पॉज करके इन सभी हेडिंगों के बारे में लिख सकते हैं जितनी मैंने आपको बताई। तो दोस्तों आप इसको नोट कर लीजिए वीडियो को रोक के। अब हम बात करते हैं राष्ट्रवाद की भावना की रचना, यानी कि राष्ट्रवाद जो है उसकी भावना की रचना। दोस्तों साथ साथ आपको और बता दें कि 19वीं सदी तक राष्ट्रवाद को अपनी जड़ें जमाने तक 100 साल लगा था। जैसा कि आप सोच सकते हैं, आप अपने माइंड में से अपने दिमाग में सोचिए कि कोई भी नई चीज़ आती है, किसी चीज़ के प्रति लोग तुरंत विश्वास नहीं कर लेते हैं। तो उसी तरह राष्ट्रवाद जब आया था, राष्ट्रवाद जब लोगों ने कहा कि नहीं राष्ट्र के प्रति समर्पित होना चाहिए, तो सभी लोग सहमत नहीं थे। तो इसको क्या बोलते हैं दोस्तों कि राष्ट्रवाद की भावना की रचना कैसे हुआ, क्या क्या किए लोग कि राष्ट्रवाद की भावना आई लोगों में। तो जैसा कि आपने पहले ही पढ़ चुका, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान, प्रतीक, इन्हीं सभी चीज़ों का प्रयोग करके क्या हुआ, राष्ट्रवाद की भावना को उबारा गया। यानी कि जो शहीद हुए क्रांतिकारी, जो राष्ट्रवाद वाले क्रांतिकारी शहीद हुए, उन लोगों का नमन किया गया। देश की भाषा फ्रेंच बताई गई, यानी कि उससे फ्रांसीसी लोग क्या हुए, मतलब उनको एक भाषा एकजुट किया गया। और वहाँ पे फ्रांस में जितनी भी करें थी उन लोगों को थोड़ा कम कर दिया गया, माफ कर दिया गया। उसी कारण लोग एक मत होने लगे राष्ट्रवाद के प्रति। लोगों को बताया गया कि आप देश से प्यार करो, न कि राजा से। राजा तो आते जाते रहेंगे लेकिन आप देश से प्यार करो। तो क्या हुआ, यही सब राष्ट्रवाद की भावना की रचना यही सब लोगों ने किया। इन्हीं लोगों के कारण राष्ट्रवाद की भावना रची गई, यानी कि राष्ट्रवाद लोगों के दिलो दिमाग में बैठने लगा। राष्ट्रवाद का मतलब देश के प्रति प्रेम और भावना बढ़ने लगी। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं यूरोप के अंतर्गत आने वाले देश। यूरोप के अंतर्गत आने वाले देश, इन देशों को हमेशा के लिए याद कर लीजिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जब आप जैसे जैसे इस चैप्टर में आगे बढ़ते जाएंगे इसके बारे में आपको जानकारी बहुत अच्छे से लेनी पड़ेगी। फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन। जर्मनी का शासक एक क्रूर शासक था, उसका क्या नाम है कमेंट बॉक्स में बताएं। उसका नाम हिटलर। तो दोस्तों फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, बेल्जियम, इन सभी के बारे में बात करेंगे कि इसमें जो देश आते हैं उन लोगों में राष्ट्रवाद कैसे आया, ये तो आप जान चुके हैं। लेकिन अब राष्ट्रवाद की भावना पनपी, लेकिन उसको बढ़ावा कैसे दिया जाए। तो इन लोगों में जितने लोग थे इन देशों में
उन लोगों के देशों में जैकोबिन क्लब्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे? जैकोबिन क्लब्स, यानी जो मध्यम वर्ग के लोग थे, जो पीड़ित लोग थे, जो राष्ट्रवाद चाहते थे, उन लोगों ने एक क्लब बनाया, जैकोबिन क्लब, क्योंकि उन लोगों के मन में बैठ चुका था कि अगर जो हम लोग भी राष्ट्रवाद यानी राष्ट्र के प्रति प्रेम भावना दर्शाएं तो हम लोग भी राजा से मुक्त हो सकते हैं, किसी एक आदमी की नहीं चलेगी। तो क्या हुआ? जैकोबिन क्लब्स बनाए गए। सबसे पहले जैकोबिन क्लब्स फ्रांस में बनाया गया था और इन लोगों में बनाए गए, जो जानते हैं क्या करते थे जैकोबिन क्लब्स छात्रों द्वारा और मध्यम वर्ग द्वारा ये बनाया गया था, जो फ्रांस की सेना को अपने देश में आने की यानी घुसपैठ करने की क्लीन चिट देती थी, यानी कि उसके तरफ से छूट थी, उसके तरफ से उसमें की जो लोग थे वो फ्रांस की सेना को अलग अलग देशों में यानी फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, बेल्जियम सभी देशों में फैलाने लगी, ताकि राष्ट्रवाद का क्या हो? प्रचार हो। जब राष्ट्रवाद का प्रचार होगा तभी तो सभी लोगों के मन में देश के प्रति प्रेम और भावना जगेगी। तो दोस्तों फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन इन सभी में जैकोबिन क्लब्स बनाए गए और उन जैकोबिन क्लब्स की मदद से जो फ्रांस की सेना थी, जहाँ पे राष्ट्रवाद की भावना थी, जो फ्रांस की सेना जगह पे गई। तो दोस्तों यहाँ पे दिक्कत क्या हुई? दिक्कत ये हुई कि जब फ्रांस की सेना पूरे देशों में चली गई और फिर इसके आगे इसके नेक्स्ट वाले पार्ट में हम लोग नेपोलियन के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे नेपोलियन आया और फिर राजतंत्र आया। जब नेपोलियन आया तो प्रजातंत्र फिर खत्म हुई, क्योंकि इन लोगों ने जो राजतंत्र बनाया था, इन लोगों ने जो लोकतंत्र बनाया था वो काफी घटिया लोकतंत्र था। जैसे कि हम लोग भारत में लोकतंत्र है, हम लोग अच्छे से चलते हैं, और जो यही लोकतंत्र बिगड़ने लगे तो हम लोगों का भरोसा लोकतंत्र से उठ जाएगा। तो वहाँ पे लोकतंत्र था तो, लेकिन अमीर लोगों को, जैसे कि फ्रांस में के लोकतंत्र में आपने पढ़ा होगा कि जिन लोगों के पास जो लोग ज्यादा पैसा देते होंगे उन लोगों को वोट देने का अधिकार था, महिलाओं को वोट देने का अधिकार था ही नहीं। तो ऐसे लोकतंत्र का क्या फायदा? तो इसीलिए फिर से अमीर होते गए और गरीबों का फिर से शोषण होने लगा। तो लोगों ने सोचा कि मतलब ये गलत है, यानी कि लोकतंत्र गलत है। लेकिन वाकई में लोकतंत्र गलत नहीं है। आप इस समय इस नज़रिए से, प्रेजेंट नज़रिए से देखिए लोकतंत्र कितनी अच्छी चीज़ है। लोकतंत्र के कारण ही हम लोगों को पूरी अभिव्यक्ति दी गई है, पूरी छूट दी गई है, जिसके कारण हम अपने मन से कोई भी कार्य करते हैं। दोस्तों मैं वीडियो बनाता हूँ, मेरे मम्मी पापा, मेरे परिवार के पूरे सदस्यों का सपोर्ट रहता है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो दोस्तों अपने माता पिता से आप भी, आई होप आप भी बहुत प्यार करते होंगे। दोस्तों माता पिता एक ऐसी चीज़ है जो लोगों को प्रोत्साहित करती है, यानी कि आपके माता पिता आपको प्रोत्साहित करते हैं, और खास करके कोई भी अपने लड़के को डीमोटिवेट नहीं करता है। एक पिता है ऐसी चीज़ है जो चाहता है कि हमारा बेटा हमसे भी आगे जाए। इस देश में, इस दुनिया में कोई और नहीं है कि जो चाहेगा कि हमारा बेटा यानी कि और लोग हमसे आगे जाएं। हमारे पिता ही चाहेंगे कि मैं आगे बढ़ूँ। तो दोस्तों चलिए राष्ट्रवाद की भावना जगाते जगाते मैं किस चीज़ की भावना जगाने लगा, यानी माता पिता पारिवारिक प्रेम के बारे में। तो दोस्तों चलिए इसको छोड़ें और यहाँ पे इसके बारे में पढ़ें, फिर से एक बार इसको रिवीजन कर लें और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में। उस पार्ट में हम नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में पढ़ेंगे, नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों इसमें जो मिसअंडरस्टैंडिंग यानी कि जो छूटा हुआ टॉपिक, उस टॉपिक को अगले लेक्चर में कवर किया जाएगा। तो दोस्तों आपसे एक यही गुजारिश है कि कमेंट करें, और जो मेरी वीडियो में अच्छी नहीं है, क्वालिटी अच्छी नहीं है, जो भी कमियां हैं आप कमेंट करके उसको जरूर बताएं। तो दोस्तों राष्ट्रवाद देश के प्रति प्रेम भावना या एक ऐसी विचारधारा जो लोगों को देश के प्रति एकजुट करती हो, यानी हिंदू मुस्लिम सिख है लोग तब ना देखें, जब युद्ध लगेगा तो ये नहीं देखेंगे लोग कि हम हिंदू हैं, उससे पहले अपने देश को बचाएंगे। ये नहीं कि राजा यानी कि प्रधानमंत्री मोदी जी है तो लोग मोदी जी को लाइक करते हैं, देश के प्रेम में लोग रहते हैं, उनके भी विरोधी हैं, यानी कि देश को लाइक करने वाले लोग हैं। तो दोस्तों ये थी राष्ट्रवाद। अब राष्ट्रवाद को बढ़ावा किस तरह दिया जाता है? राष्ट्रीय ध्वज बनाया जाता है, एक खुद देश का एक ध्वज बनाया जाता है, न कि प्रांतों का एक अलग अलग ध्वज लहराया जाता है। जब देश की बात आती है तो बस एक ही तिरंगा हम लोग देश में लहराया जाता है। उस समय फ्रांस में एक झंडा था, उसको लहराया जाता था। तो दोस्तों राष्ट्रीय ध्वज का बहुत मेन भूमिका है राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने में, राष्ट्रगान और अन्य प्रतीक होते हैं। तो दोस्तों यूरोप में राष्ट्रवाद, आप समझ चुके हैं कि यूरोप में राष्ट्रवाद कैसे आया, कब आया। यूरोप में सबसे पहली राष्ट्रवाद की भावना अभिव्यक्ति यूरोप में हुई थी। यूरोप में ही फ्रांस पड़ता है। 1789 में कोई पूछ देगा कि सबसे पहले जो राष्ट्रवाद थी उसकी अभिव्यक्ति या उसकी मांग कहाँ पे हुई थी, तो फ्रांस में हुई थी। तो दोस्तों
अब बात करते हैं फ्रांसीसी क्रांति 1789। फ्रांसीसी क्रांति आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा आई होप, और वो उसके बारे में भी आप, लेकिन यहाँ पे इस फ्रांसीसी क्रांति को इसलिए दिया है कि इसके कारण परिवर्तन कैसे आए, यानी इस फ्रांसीसी क्रांति के कारण ही तो परिवर्तन आए। और जो फ्रांसीसी क्रांति ना होती तो इन सभी देशों में जो राष्ट्रवाद की भावना कैसे पनपती, कहीं एक जगह पहली बार फ्रांस में पनपा और तब सभी देशों के लोगों में पनपा। तो फ्रांसीसी क्रांति को हम लोग इसीलिए पढ़ते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्रांति से ही लोगों ने मोटिवेशन लिया कि हम भी राजा के दबाव में नहीं रहेंगे, हम भी राष्ट्र के लिए रहेंगे, हम अपने देश के लिए रहेंगे, अपने देश के लिए हम मर मिटेंगे, इसका फैसला लिया। अब दोस्तों राष्ट्रवाद की रचना, राष्ट्रवाद की रचना यानी उसकी भावना। देखिए राष्ट्रवाद की रचना भी होती है, यानी कि जब लोग राष्ट्रध्वजों का प्रतीक यानी शहीदों का नमन करेंगे, कर को जो माफ कर दिए थे, तो लोगों के प्रति, राष्ट्र के प्रति फिर एक जुड़ता हुई, उसे राष्ट्रवाद की क्या करेंगे, रचना। लेकिन भावना की रचना, आखिर एक ऐसी भावना पैदा करेंगे जिससे खुद ही लोग क्या होंगे, राष्ट्र के प्रति हो जाएंगे। तो उसके लिए राष्ट्रगान, जो शहीद हुए रहते हैं क्रांति युद्धों में, उनका नमन किया जाता है, उनका गुणगान किया जाता है, उनकी पूजा की जाती है, और ये दिखाया जाता है कि देश आगे है न कि राजा। क्या दिखाया जाता है, देश हम लोगों का सर्वोपरि है, राजा कुछ नहीं है। तो यह राष्ट्रवाद की भावना की रचना हो गई। अब यूरोप के अंतर्गत आने वाले देश फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, बेल्जियम, एक आध दो और है, उसको भी याद कर लीजिएगा। बुक पढ़ना सीख लीजिए आप लोग, एनसीईआरटी, क्योंकि क्लास 10th में एनसीईआरटी के नाम और कहीं से नहीं आने वाले हैं। बुक लीजिए, एक पेंसिल लीजिए, और जो मेन पॉइंट है उसके नीचे अंडरलाइन करते जाइए, और जो चीज़ ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि हाँ ये मुझे समझ में नहीं आया। तो इतने देश थे दोस्तों। आई होप आपका आज का लेक्चर आपको बहुत पसंद आया होगा, और अगले लेक्चर में हम नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में पढ़ेंगे कि नेपोलियन कौन था, नेपोलियन ने क्या किया था, कैसे उसका नेपोलियन कोड क्या होता है, नेपोलियन संहिता, यही कोड या संहिता एक ही बात होती है कि नेपोलियन ने क्या कर दिया कि लोग उसके प्रति खुश थे। नेपोलियन ने भी बहुत अच्छे काम किए थे, लेकिन उसने लोकतंत्र को क्या कर दिया था, तहस नहस करके राजतंत्र फिर से स्थापित किया था, यानी खुद को राजा बना दिया था। तो दोस्तों टेक केयर एंड बाय बाय, और वो गाना याद रखिएगा, ओ देश मेरे